यू सेड कि आपने एक बार 40 से भी ज़्यादा फाइब्रॉइड्स रिमूव किए थे. सो कितना अनकंफर्टेबल होता होगा ना पेशेंट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल. आप ज़्यादातर लोग तो आते ही नहीं. लाइक जैसे इस केस में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं थी. उसने अपनी मम्मी को बताया होगा कि मुझे यहाँ पे पेट में कुछ लग रहा है या मेरी पैंट की जिप नहीं बंद हो रही है. दिस वॉज द ओनली सिम्टम. शी केम टू अस. एंड ज़्यादातर लोगों को लगता है अच्छा पीरियड थोड़ा सा हैवी है, चलो थोड़ा सा पेनफुल है, शायद ऐसे ही होता होगा. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई पीरियड में दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास आएँ. अगर आपको कोई एब्डोमिनल हैवीनेस हो रही है तो डॉक्टर के पास आएँ. और वैसे भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हम समय रहते ही डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीट कर लें तो हम शायद एक ऐसी बड़ी सर्जिकल स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में लोग इतना कंफर्टेबली गायनेक के पास जाते ही नहीं है. बिकॉज उनको लगता है कि कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे. दे आर नॉट कंफर्टेबल. बिकॉज ऑल्सो मैम जैसे आपने बताया कि कई बार इसके कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं हैं. हाँ. मेजरली इसके कॉजेज क्या होते हैं? किन कारणों की वजह से फाइब्रॉइड्स होते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली फाइब्रॉइड का कोई कॉज नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ जेनेटिक. अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फाइब्रॉइड आपकी जेनेटिक्स में चलता है. आपकी मॉम को था या आपकी मासी को था या आपकी नानी हेरिडेटरी को था. हेरिडेटरी होता है. In most of the cases, fibroid का कोई cause नहीं होता. Of course, there are certain conditions which can make a fibroid grow. Fibroid जो होता है एक estrogen dependent tumor होता है because it is part of uterine muscle. तो जो भी high estrogenic dominance states होती हैं या estrogenic diets होती हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, इससे फाइब्रॉइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है. ट्रिगर हो जाता है. सेड दैट हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी डाइट आप ठीक कर लो तो आपका फाइब्रॉइड गायब हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर फाइब्रॉइड है तो फिर उसके लिए एक डेफिनेट प्रॉपर एक आपको गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करके जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है वो आपको डॉक्टर बताएंगे. मैम किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है फाइब्रॉइड? किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है. किसी भी एज में हो सकता है. किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है. इवन 7-8 इयर्स की जो 7-8 इयर्स तो नहीं क्योंकि तब तक तो यूट्रस इतना होता ही बड़ा नहीं होता है. But typically I have seen a fibroid in a 16-year-old girl also and it can happen up to 60-70 years also. ओके मैम बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि फाइब्रॉइड्स अपने आप ही ठीक हो जाता है. तो वो जैसे आपने बताया कि गायनेक के पास जाना कंफर्टेबल फील ही नहीं करते वो लोग. तो मोस्टली क्या होता है वो सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए कोई मेडिकेशंस किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. इज़ इट पॉसिबल कि अपने आप फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाए? नहीं, फाइब्रॉइड कभी भी अपने आप नहीं ठीक होता है. अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई मेडिकल दवाई भी नहीं है जिससे कि आपका फाइब्रॉइड टोटली गायब हो जाए. देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स अवेलेबल जिससे हम फाइब्रॉइड की ग्रोथ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स यूजुअली रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट. बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की ज़रूरत है. अगर किसी को छोटा सा फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम उसको कुछ नहीं करते. उसको हम खाली ऑब्जर्व करते रहते हैं और देखते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं. लेकिन अगर कोई फाइब्रॉइड जिससे कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम हो रहे हैं या अगर कोई फाइब्रॉइड बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है या कोई फाइब्रॉइड सडनली एक पर्टिकुलर एज के बाद आ गया, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आ गया, तो दीज आर सम साइंस वेयर द डॉक्टर वुड वांट टू टेक एन एक्शन. ओके. ऑल्सो मैम फाइब्रॉइड्स जो होते हैं क्या इनसे कंसीव करने, जैसे आपने मेंशन किया था कि कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वुमेन की बॉडी में? हर पेशेंट को फाइब्रॉइड जिसको है ज़रूरी नहीं है कि उससे इनफर्टिलिटी होगी या कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी. ये डिपेंड करता है कि वो फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है या बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है. अगर यूट्रस के अंदर की जो कैविटी होती है जिसको हम यूट्राइन कैविटी बोल रहे हैं, अगर वो डिफॉर्म हो गई है फाइब्रॉइड्स की वजह से तो इनफर्टिलिटी हो सकती है. बाकी सिम्टम्स पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, इन बिटवीन ब्लीडिंग हो सकती है, feeling of pressure in the abdomen, inability to pass urine or difficulty in passing urine, difficulty in passing motion. These are common symptoms. जैसे मैम आपने जो सिम्टम्स अभी बताया, आई थिंक ऐसे सिम्टम्स ना PCOS में भी होते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है?
नहीं, पीसीओएस में इस तरह के सिम्टम नहीं होते। Okay. पीसीओएस में यूजुअली लोगों को मिस्ड पीरियड्स होते हैं, ओके डीलेड पीरियड्स होते हैं, स्कैंटी फ्लो होता है। ऑफ कोर्स पीसीएस में भी कभी कभी हैवी पीरियड हो सकता है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स में, पीसीओएस के पेशेंट्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या मिस्ड या डिलेड पीरियड होते हैं, एंड ज़्यादातर स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। पीसीओएस में और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आपके एक्ने आ सकता है फेस पे, हेयर ग्रोथ हो सकती है फेस पे, पूरी बॉडी पे, सिर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन हो सकता है, एंड नन ऑफ दीज सिम्टम्स हैपन विद फाइब्रॉइड्स। ओके ओके, सो मतलब सिम्टम्स भी काफ़ी अलग 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 हैं बिल्कुल। Okay. लेकिन पॉइंट इज, अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, तुरंत कोई भी अपने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके मिलना है। एंड अगर आप एनुअली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, चाहे वो किसी भी एज से हो, इनफैक्ट मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ, बाय द टाइम योर गर्ल you know is about 17-18 years of age, this is actually the most premium time to go to take her to a gynecologist for a mother, कि अपनी डॉटर को जब वो 17-18 साल की हो जाती है, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। बहुत सारे सवाल हैं वो शायद अपनी माँ से नहीं पूछ पाएगी, गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ पाएगी। द डॉक्टर कैन टीच हर अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस व्हिच शी इज गोइंग टू मेक इन हर लाइफ। मैम आई थिंक आपको अभी तक 33 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। आपके करियर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइक अ शॉकर केस क्या रहा है इस फील्ड से रिलेटेड? अब तो मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स में लोग हमारे पास आते हैं, एंड इनफैक्ट अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही आई एक्चुअली ऑपरेटेड अ वुमन हु केम टू मी इन इमरजेंसी। शी वॉज 9 months प्रेगनेंट। उसके यूट्रस के माउथ पे ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड था, उसको लो लाइंग प्लेसेंटा थी, शी वॉज ब्लीडिंग, द बेबीज हार्ट बीट वॉज डिपिंग, एंड देन वी हैड टू डू एन एमरजेंसी सर्जरी। सो दीज सर्जरीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बच्चे के लिए भी तो थोड़ा हाँ, अगर डेंजरस हो मदर को सकता इतनी है। हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बच्चे की भी हार्ट बीट टिप करना शुरू हो जाती है, मदर की भी इतनी ब्लीडिंग हो रही है। सो फाइब्रॉइड्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता, कभी कभी बार बार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, एबनॉर्मल प्लेसेंटा बनना शुरू हो प्लेसेंटल पोजीशन हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इट हैपेंड। सो द हॉस्पिटल वेयर आई वर्क, सो इट्स अ वेरी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी support with multiple specialists. We of course managed her very nicely. Both mother and baby are now fine. This is just 4 days old, so I remember it. बट समटाइम्स यू और ऑल्सो उसका हमने डिलीवरी के दौरान ही, सिज़ेरियन के दौरान ही उसका बड़ा फाइब्रॉइड भी निकाला, बेबी भी निकाला, सब कुछ हुआ, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। दिस इज़ वेरी, आई मीन इट्स क्रेजी एक्चुअली, क्योंकि मदर के लिए भी उतना ही पेनफुल है जितना वो बच्चे के लिए डेंजरस है। हाँ, मतलब डेंजरस तो है, दोनों के लिए इट वॉज डेंजरस। इसमें कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क रहे? फाइब्रॉइड की वजह से अगर किसी को, मान लीजिए फाइब्रॉइड की वजह से लोगों को प्रीमेच्योर लेबर भी हो सकता है। ओह, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मंथ में अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, बिकॉज फाइब्रॉइड जो है यूट्रस की कैविटी को डिफॉर्म कर देता है, तो बच्चे को ठीक से बढ़ने नहीं देता, तो अबॉर्शंस हो सकते हैं। 5-6 मंथ में डिलीवरी भी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को फाइब्रॉइड हैं एंड आप प्रेग्नेंट हो, तो आप एक ऐसे सेंटर में, एक ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें जो कि एक्सपीरियंस हो, एक ऐसे सेंटर में जाएं जहां पे हर प्रकार की डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। विच मीन्स अगर आपकी 7वें महीने में डिलीवरी हो गई तो उस हॉस्पिटल में एक अच्छी न्यूनेटल सर्विसेज भी होनी चाहिए जो कि एक प्रीमेच्योर बच्चे को देख सके। तो आज की डेट में हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि हर प्रकार की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ज़रूरत ये है कि आप समय रहते ही एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और एक प्रॉपरली अपने लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप एक गायनेक के पास जाएं और आपके जो भी कंसर्न्स है वो उनसे ओपनली डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, आई वांट टू नो कि जो कपल्स आपके पास आते हैं जिनको जल्दी कंसीव करना है, आप उनको क्या टिप्स देती हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि भाई अगर आपने डिसाइड किया है कि अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के पास मिलें। डॉक्टर आपकी पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हिस्ट्री, कि आपके पहले प्रेगनेंसीज हुई हैं, नहीं हुई हैं,
आपके पीरियड्स की हिस्ट्री कैसी है, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, अगर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, वो डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं, कौन सी ड्रग्स आप ले रहे हैं वो ड्रग्स सेफ हैं कि नहीं, किसी को हाइपरटेंशन है या कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो हम उसको सेफ मेडिसिन पे उसको स्विच कर देते हैं। वी टेस्ट अ वुमन फॉर अ रूबेला टेस्टिंग, अगर किसी को रूबेला क्या होता है मैम वो? अच्छा, सो रूबेला को एक कॉमन एग्जाम्पल, उसको कॉमन भाषा में जर्मन मीजल्स बोलते हैं। ओके। तो ये एक प्रकार का नॉर्मल वायरल फीवर है। अगर किसी भी नॉन प्रेग्नेंट लेडी को या मेल को अगर होता है तो खाली फीवर एंड लिटिल बिट ऑफ रैश हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में किसी को ये हो जाता है तो इट इज़ सो बैड दैट इट कैन कॉज सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स। सो एनीबडी हु इज ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट, हम उसका रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट कराते हैं कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट इम्यूनिटी रूबेला के अगेंस्ट है कि नहीं। अगर वो इम्यूनिटी नहीं है तो वी लाइक टू गिव अ वैक्सीन फॉर द रूबेला वैक्सीन। तो ये सब भी हम प्री कंसेप्शन प्लानिंग पे बात करते हैं। वी गेट द ब्लड टेस्ट डन कि आपका थायराइड ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, शुगर ठीक है कि नहीं, फॉलिक एसिड पे डालते हैं। फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? बिकॉज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से भी कुछ सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। विटामिन डी देते हैं। विटामिन डी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। सो विटामिन डी लेवल्स टेस्ट करते हैं, उनको विटामिन डी पे डालते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी टेल देम व्हाट आर द बेस्ट डेज टू बिकम प्रेग्नेंट, हाउ कैन यू try so that you become pregnant easily. And बहुत important है lifestyle change करना। जैसे supposing if somebody is already on a higher weight, I would tell them okay, lose some weight, invest some time in your health, ताकि अगर आप अपनी pregnancy journey एक optimum weight से शुरू करेंगे तो आपकी pregnancy journey आसान हो जाएगी। आप confident भी ज़्यादा रहेंगे। कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मेडिकली एज अ डॉक्टर आई एम सेइंग कि मेरे लिए आपकी प्रेगनेंसी मैनेज करना आसान रहेगी। देन ऑफ कोर्स अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल इज़ अ बिग नो, स्मोकिंग इज़ अ बिग नो, इफ़ यू टेक एनी सब्सटेंस अब्यूज दैट इज़ अ बिग नो। स्टार्ट ईटिंग क्लीन, मतलब अगर आप जंक फूड प्रोसेस फूड खाती हैं तो मेक श्योर कि आप 3-4 महीने पहले आप एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करें ताकि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे। मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज वेल। सो वुमेन हु एक्सरसाइज ऑलवेज फाइंड इट इजियर टू कंसीव। ट्रू। आई थिंक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपने बताया कि लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, आपके लिए भी इट इज़ बेनिफिशियल एंड योर चाइल्ड उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 100%। मैम आई थिंक बहुत सी ऐसी वुमेन है जिनका ये कंसर्न रहता है, बहुत कंफ्यूज रहती है कि राइट एज क्या होता है प्रेग्नेंट होने का। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट कि एक कोई आइडियल एज होती है प्रेग्नेंट होने की? सो वंस अगेन आई वुड वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड दैट राइट एज प्रेग्नेंट होने की तब है जब आप रेडी हैं उस प्रेगनेंसी के लिए, नॉट बिकॉज एनीबडी एल्स इज वांटिंग यू टू बिकम प्रेग्नेंट। जब आप मेडिकली रेडी हैं, आप अपने करियर में रेडी हैं, आप फाइनेंशियली रेडी हैं, आपको राइट पार्टनर मिल गया है, यू शुड प्लान अ प्रेगनेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हैविंग सेड सो, हमें अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल लिमिटेशंस भी समझनी जरूरी है। सो every woman is born with fixed number of eggs in her ovary. जब भगवान एक लड़की को पैदा करता है तो उसकी ओवरी में उसकी लाइफ टाइम भर के एग्स पहले से होते हैं। उसके बाद वो एग जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, विच मीन्स हाउ मेनी गुड क्वालिटी एग्स आर देयर इन योर ओवरी। और हर समय रहते वो धीरे धीरे वो एग्स का नंबर जो है वो कम होता जाता है। सो जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, दे से दैट वुमेन फाइंड इट ईजियर टू कंसीव एंड द प्रेगनेंसी इज मोस्ट हेल्दी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस व्हेन दिस हैपेंस इन अर्ली 20s। बट वंस अगेन वी अंडरस्टैंड कि आज की डेट में देयर इज सो मच व्हिच अ वुमन डज एंड मस्ट डू, यू नो, देयर इज सो मच टू डू, सब कुछ। तो आप क्या कर सकती है कि मेक श्योर कि आप मेडिकली हेल्दी हो, सबसे पहली चीज़, कि सो दैट व्हेन जब आप डिसाइड करें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपका वेट सही होने चाहिए, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी प्रेगनेंसी करने में समय है, तो आजकल हमारे पास बहुत ही अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम आपकी एग्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। वाओ। सो दिस इज नोन एज एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग, कि बिफोर आपका ओवेरियन रिजर्व इतना कम हो जाए,
हम आपकी ओवरी में से कुछ एग्स को स्टिमुलेट करके निकाल के उसको फ्रीज कर सकते हैं फॉर अ लेटर यूज। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व अब कम है, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है जिसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी आई थिंक इसीलिए लोग बोलते हैं कि आफ्टर 40s प्रेग्नेंट होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू सेड ना कि एग्स का जो क्वांटिटी होता है वो टाइम कम होता रहता है। 40 भी थोड़ा आपने ज़्यादा लंबा बोल दिया। ओके, सो आफ्टर 30 ऑल्सो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, सो मतलब लाइक आई सेड द बेस्ट टाइम जो होता है वो बिफोर 30 होता है, अर्लियर द बेटर। ओके, सो बट वंस अगेन ये इसलिए नहीं पैदा करना है कि मेरी मम्मी बोल रही है या मेरी सोसाइटी बोल रही है कि मुझे अभी शादी हो जानी चाहिए, मेरा बच्चा हो जाना चाहिए, बट तब तक हमें क्या करना है, अपने आप को मेडिकली फिट रखना है एंड टॉक टू योर डॉक्टर। अपना एक ओवेरियन रिजर्व का आजकल बहुत आसान होता है टेस्ट करना, बहुत सारे बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। ओके। ऑल्सो मैम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जो कपल्स होते हैं जब वो अपना बच्चा प्लान कर रहे होते हैं उस टाइम पे दे गेट कंफ्यूज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना होना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव। सो कितने से ज़्यादा कब होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्रेगनेंसी कब होती है, जब मिड साइकिल ओव्यूलेशन होती है एंड अगर उस समय इंटरकोर्स हुआ और वो एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उससे पहले और उसके बाद में इंटरकोर्स हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होएगी, क्योंकि एग ही नहीं है, या एग वहाँ तक होके डेड हो गया। एग की लाइफ जनरली 48 to 72 आवर्स होती है मैक्सिमम। वंस इट इज ओव्यूलेटेड उसके बाद 2 से 3 दिन की विंडो होती है जिसमें वो कंसीव हो सकता है, उसके बाद वो एग डेड हो जाता है। सिमिलरली स्पर्म्स की भी इतनी लाइफ होती है, वंस आफ्टर द इंटरकोर्स वो स्पर्म उस ट्रैक में खाली 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। सो दैट इज वाई आपको अराउंड ओव्यूलेशन टाइम अपना इंटरकोर्स प्लान करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके मैम, एक और सवाल रहता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये सोच के कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ऑलरेडी उस टाइम पे उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए? हाँ, सो प्रेगनेंसी के दौरान जो इंटरकोर्स होता है इट इज बाय एंड लार्ज सेफ। बाय एंड लार्ज सेफ अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर हैज टोल्ड यू दैट देयर इज सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। मान लीजिए अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पेन हो रही है, या किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है अबॉर्शंस की, किसी को फाइब्रॉइड्स हैं, किसी की लो प्लेसेंटा है, किसी को सर्विकल इनकॉम्पिटेंस की हिस्ट्री है, तो these are the cases where the doctor will suggest you, but otherwise by and large intercourse during pregnancy is safe provided the couple takes basic precautions that it should not be very forceful, done in a position which is comfortable to the mother. I mean दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैम लोग बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन होती है उनको अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराने चाहिए बिकॉज दे आर अनसेफ। बिल्कुल गलत बोलते हैं। बिल्कुल, व्हाई इज दैट? बिल्कुल, so ultrasounds are absolutely safe to be done in pregnancy. Ever since जब से अल्ट्रासाउंड यूज़ में आना शुरू हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा हो कि अल्ट्रासाउंड से किसी को कोई नुकसान हुआ हो। So ultrasound uses sound waves. These are normal sound waves which are converted into electrical signals which we can pick up on the screen. So they are very safe. They are not like X-rays. X-rays नहीं करते हम, CT scans नहीं करते, but ultrasounds are safe in pregnancy. MRI scans are safe in pregnancy. Okay. And ultrasounds ने actually they have revolutionized the kind of care we doctors give to the patient. मतलब अल्ट्रासाउंड से हमें इतनी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं कि आज जो प्रेगनेंसी केयर है इट हैज़ बिकम सो एडवांस्ड कि हम प्रेगनेंसी की लोकलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे प्रेगनेंसी है, कितनी प्रेगनेंसी है, बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है, बच्चे के अंदर ब्लड फ्लोज कैसे जा रहे हैं, वेट कैसा है। देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि एक डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड से मिलती है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड जो आपके डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ करिए। सो मैम मोस्टली लोग ये भी बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा पिल्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं होते हैं, ये बात कितनी सही है? ये बात बहुत ट्रू है। ओके। प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अनसेफ, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। सो कोई भी अगर आपको दवाई लेनी है तो आपने बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है। ओके।
जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, इवन कॉमनली यूज ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सेफ नहीं होते प्रेगनेंसी में, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द बेबी, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द मदर। तो कोई भी दवाई बिना पूछे डॉक्टर से नहीं लेनी है। और जो स्लीपिंग पिल्स लेती है, बिकॉज लोगों जो वुमेन होती है, अ बिग नो। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं लेना है और आपको यूजुअली भी नहीं लेनी है स्लीपिंग पिल्स। सो स्लीपिंग पिल्स वंस अगेन एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट टर्म है। True. वंस अगेन अ स्लीपिंग पिल अगर आपकी साइकेट्रिस्ट ने आपको प्रेस्क्राइब की, आपकी पूरी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद तो आपको लेनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपको केमिस्ट ने दी है या आपकी फ्रेंड ने बताई है। दैट वे आप अपने आप को हार्म ज़्यादा करेंगे।